हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज से आने वाले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ पेपर वन। तो पेपर वन के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है, हायर एजुकेशन है, तो उन पे हम 25 एक्सप्लेन्ड मतलब विद डिटेल एनालाइज डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे इकोनॉमिक्स के 25 एमसीक्यूज सभी सब्जेक्ट हुए। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही थी कि पेपर वन से भी रिलेटेड 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज बनाई जाए। दोस्तों, आज से हम डिस्कस करेंगे वही 25 के डिफरेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिफरेंट सब टॉपिक्स के। तो वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, डिटेल में एनालाइज करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि यूनिट 1 है, यहीं से स्टार्ट होता है पेपर 1 का। तो अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सिलेबस है यहीं से ही आता है, यहाँ से बाहर कभी भी नहीं आता। ठीक, तो जितना भी ये टॉपिक है इनसे रिलेटेड ही आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस सिलेबस की, इस सिलेबस में से जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमने कवर किए हुए हैं 25 एमसीक्यूज में। ठीक, तो मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये 5 जितने भी टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं और उनको डिफाइन किया गया अलग अलग सब टॉपिक्स में। अगर इतना डिटेल में कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। और पिछले जो ट्रेंड है, जो पिछले 1 या 2 बार जो यूसी नेट हुआ है, उसमें काफ़ी रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अब इसमें टीचिंग प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस टीचिंग का। तो टीचिंग प्रोसेस नीचे नंबर 1 पे है, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन। नेक्स्ट वन इवैल्यूएशन, थर्ड वन रीटीचिंग, फोर्थ में है फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ में है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये है क्या चीज़। अब जब भी आप एक टीचिंग मतलब क्लासरूम में जाते हो, तो क्लासरूम में पढ़ाने से उसको इवैल्यूएट करने तक कि बच्चों ने कितना सीखा, उसको इवैल्यूएट करने तक कितना प्रोसेस होता है, वो ये बता रहा है टीचिंग प्रोसेस। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करेंगे। अब ये क्या होता है, जब आपने बीएड में लेसन प्लान किया होगा, तो लेसन प्लान में क्या होता है, जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की जो पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मतलब क्या है। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल इन्हेंसमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पे होता है वो। उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है रिलेट। अब आप क्लासरूम में चले गए हैं, क्लासरूम में क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब इसमें क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से, ताकि उसको रिकॉल हो जाए। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो। तो सेकंड नंबर पे पीके टेस्टिंग होती है। अब जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे अब प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो, जो भी टॉपिक है आपका वो प्रेजेंट करते हो। तो थर्ड प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पढ़ा लिया है, उसके बाद अब होता है रीकैप, रिकैप्चुलेशन, मतलब जो पढ़ा लिया है उसको पूछना कि बच्चों को समझ आया कि नहीं, तो वो है रिकैप्चुलेशन, मतलब इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन फोर्थ पॉइंट। और उसके बाद अगर बच्चों को नहीं समझ आया तो क्या करोगे आप, दोबारा रीटीच। ठीक, तो रीटीच फिफ्थ। तो ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट में फोर्थ और इसके बाद फोर्थ एक ही में, तो ये D1 करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट, दैट इज ये सेकंड प्रोसेस, उसके बाद थर्ड, दैट इज फिफ्थ वन एंड सो वन। ठीक, तो मेन मकसद था हमें ये चीज़ें समझना। नेक्स्ट वन, मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकंड सेट। तो विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम सबसे पहले हम समझते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। देखो, इवैल्यूएशन को समझने के लिए पहले यहाँ से 4 तरह की इवैल्यूएशन समझने बहुत जरूरी है। नंबर 1 पे जो इवैल्यूएशन होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब प्लेसमेंट कब होता है, जब हम एंट्री करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो हमारा एंट्रेंस होता है। तो ये तो बिगिनिंग में हो गया, बिगिनिंग में जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब हमारा एंट्री हो चुकी है, हमारा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हो रहा है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हमारा ड्यूरिंग, देखो अगर 2 साल पहले, अब तो खैर ये नहीं है, लेकिन 2 साल पहले क्या होता था स्कूलों में, FA
FA होता था, SA होता था, ठीक। SA मतलब सेशन एंडिंग में होता था जो SA समेटिव असेसमेंट, और FA होता था ड्यूरिंग द कोर्सेज। ड्यूरिंग कोर्सेज फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते थे जिनको हम FA बोलते थे, ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है समेटिव। समेटिव क्या है, समीशन, सबका जोड़। समेटिव होता है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और फोर्थ आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भी हमने डायग्नोज, मतलब जो भी रेमेडीज थी या फिर जो भी डिफिकल्टीज थी उनकी रेमेडीज करना। तो ठीक, ये 4 इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, फिर वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो। इवेल्युएशन, टीचिंग प्रोसेस, लेवल ऑफ टीचिंग वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। ये क्या होता है, ड्यूरिंग कोर्स होता है, ठीक, ड्यूरिंग कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंटली टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। और अगर हम इसमें मैचअप करें सेकंड को, तो सेकंड का जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो दैट इज क्विजेस एंड डिस्कशंस। अब इसमें डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं तो क्विजेस एंड डिस्कशंस, तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है। और जो समेटिव होता है, समेटिव जो है वो होता है हम फाइनल मतलब सेशन एंडिंग में करते हैं, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग। अब जो इसमें CCE है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये जो CCE है इसी के अंदर पार्ट आते हैं ये असेसमेंट्स। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली टेस्ट। फ्रीक्वेंटली टेस्ट है, इवेल्युएशन है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मेटिव, इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सभी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक। इसमें दोनों ही चीज़ें, दोनों ही, एक तो एजुकेशनल और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो आता है, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटिंग द कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ये आती है। उसके बाद है नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अलग अलग टेस्ट हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, आगे ये क्वेश्चन वाइड बनेगा। नॉर्म क्राइटेरियन टेस्ट होता है जब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या जजमेंट करते हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम इंडिविजुअल असेसमेंट लेते हैं, उनको कंपेयर नहीं करते। सो टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड। तो ये जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए फिफ्थ, दैट इज फोर्थ फर्स्ट का, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देखो नेचर और ऑब्जेक्टिव ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, यहाँ से ये तो आएगा ही, इससे अलावा भी जो नेचर और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बोल रहा है टीचिंग इज लाइक अ सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक अ बाइंग। तो ये टोटली जब भी आप टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस करते हो तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमने, चाइल्ड सेंट्रिक। कभी भी अपने सेंट्रिक नहीं सोचना होता, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है ना ये हम सबसे इजी होती है समझना। चाइल्ड सेंट्रिक हमें आंसर देना है। तो चाइल्ड सेंट्रिक हम क्या है, किसको सेल नहीं कर रहे हैं एजुकेशन, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि फैसिलिटेटर, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर है। तो यहाँ सेलिंग एंड बाइंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक। तो और अगर एजुकेशन का आज के टाइम में देखें, एजुकेशन क्या है, बिल्कुल पैसे देके एजुकेशन मिल रही है सब जगह, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक आंसर देना है, ठीक। तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। अब टीचिंग सोशल एक्ट बिल्कुल सही है, सोशल एक्ट है। हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे हैं या फिर एक साथ वो पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो लर्निंग है, लर्निंग तो हम अपनी पर्सनली लर्न कर रहे हैं ना उसको, तो लर्निंग एक्ट, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। तो जो टीचिंग है उसका अर्थ है लर्निंग, जो लर्निंग होगी तभी टीचिंग आएगी। वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग, बल्कि लर्निंग अगर कर ली उसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि यू आर एबल टू टीच, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट डी, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, जो नॉलेज है वो डिलीवरी ऑफ नॉलेज का काम तो करता ही है टीचर, और जो लर्नर है वो रिसीविंग इट रिसीव करता है उसको। लेकिन हमने क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक आंसर देना है। तो चाइल्ड सेंट्रिक ये
करेक्ट नहीं है। चाइल्ड सेंट्रिक क्यों है? जो टीचिंग है यहाँ पे, टीचिंग आजकल 2 वे प्रोसेस है, ठीक है, 2 वे प्रोसेस है, मतलब इंटरेक्टिव सेशन है, तो इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि डिलीवरी हम डिलीवर कर रहे हैं और वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, तो इसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। उसके बाद टीचिंग इज इंटरेक्शन एंड इज ट्राइडिक इन नेचर, वेयर एज लर्निंग इज एन एक्ट दैट इज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट डोमेन। अब इसमें कह रहा है टीचर एक इंटरेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, टीचिंग इंटरेक्शन है बिटवीन स्टूडेंट एंड लर्नर। अब तीसरा ये कह रहा है ट्राइडिक। ट्राइडिक क्या होता है? ट्राइबल, दैट इज एक में टीचर, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद कंटेंट, ठीक, ट्राइडिक नेचर, वेयर एज लर्निंग इज एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। और जो लर्नर है वो क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरेक्शन में भी और सब्जेक्ट डोमेन में भी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट है वो बी, सी और ई, बी, सी और ई, दैट इज सेकंड वन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विद देयर रिस्पेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन, प्रैक्टिस टेस्टिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड इंटरलीव प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 चीज़, एक ये और दूसरा इंटरलीव, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो ईजी हैं। प्रैक्टिस टेस्टिंग क्या होता है? जब हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेशन मतलब आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो विद योर सेल्फ। अब यहाँ पे पहले देखते हैं इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन क्या है। इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन क्या है? इट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर बूस्ट अप नॉलेज या फिर बूस्ट अप आइडियाज। इट इन्वॉल्व्स हाउ एंड व्हाई टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है? हाउ एंड व्हाई, ठीक। बल्कि इंटरलीव्ड प्रैक्टिस में क्या होता है? डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे स्टडी कराई जाती है बच्चों को, ताकि उनकी जो स्टडी है वो जो इम्प्रूव हो सके उनकी लर्निंग, ठीक। तो सबसे पहले इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन इसका है, दैट इज 4th, आंसरिंग व्हाई अ फैक्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट का 4th यहाँ पे ए, बाकी में फर्स्ट का 4th नहीं है, तो बाकी यहाँ पे सिंपली एलिमिनेट भी हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो इंटरलीव प्रैक्टिस क्या होता है? डिफरेंट सब्जेक्ट को हम मिक्स कर देते हैं, तो इसका मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडिंग, तो इसका फर्स्ट, ठीक है, तो डी का फर्स्ट। उसके बाद प्रैक्टिसिंग दैट इज 3rd, टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन द मटीरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक। और उसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेशन दैट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम इन टू यू। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ ली थी ये 2 चीज़ें, इलेबोरेटिव और इंटरलीव प्रैक्टिस के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। अब यहाँ पे इसके बारे में NCF 2005 पढ़ लेना, टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपको डिफाइन किए मिल जाएंगे कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है या फिर, तो टीचिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पे इसको जनरलाइज करो अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या है? आपकी क्लासरूम में कोई एक नया स्टूडेंट है, तो नए स्टूडेंट की कौन सी चीज़ें आप चेक करोगे या फिर कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट करेगी ड्यूरिंग स्टडी या फिर ड्यूरिंग लर्निंग? सबसे पहले आप चेक करोगे प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, कि उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, उसके बेस पे आप टीच करोगे, तो ये वाला बिल्कुल इफेक्ट करेगा, ठीक। दूसरा लर्नर्स फैमिली लाइनेज, फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड, ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, एप्टीट्यूड, उसमें एप्टीट्यूड मतलब स्किल एबिलिटी कितनी है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, ये इफेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल स्टेज, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये इफेक्ट करेगा उसका, ठीक है। मेंटल एबिलिटी अगर मेंटल स्टेज या फिर मेंटल डेवलपमेंट अगर होगा तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी क्वेश्चन हैं उसको समझने में ईजी होगा, ठीक। तो ये भी इफेक्ट करेगा। ई है लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, फूड हैबिट्स और हॉबीज इफेक्ट नहीं करेगा। उसके लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, रिलीजियस हो गया, सोशल हो गया, ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, ठीक। तो ए, उसके बाद सी और डी ये इफेक्ट करेंगी, ए, सी और डी, दैट इज फर्स्ट। So next question number 6, on the basis of summative test, a teacher interpreting her student performance in terms of their wellness, lifestyle evident in behavior, and this will be called। अब यहाँ पे देखो समेटिव टेस्ट ले रहा है। समेटिव टेस्ट क्या होता है? इंडिविजुअल सबका टेस्ट होता है, ठीक। इंडिविजुअल असेसमेंट होती है समेटिव, एक बात तो ये। दूसरी बात, हमने
उनका जो रिजल्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड पे उनका चेक करना है, इंडिविजुअल रिपोर्ट है और उनका परफॉर्मेंस चेक करना है, राइट। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मेटिव टेस्टिंग में क्या होता है, फॉर्मेटिंग में समेटिव यूज नहीं होता। फॉर्मेटिंग क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ समेटिव लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद CCE, तो CCE जितना भी टेस्ट है, इवेल्युएशन है, ये CCE के अंदर ही आते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर निकलेगा इन दोनों में से, ठीक। अब इन दोनों में से क्या निकलेगा, यहाँ पे जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जज्ड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक। और बल्कि अगर हम बात करें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, इसमें हम करते हैं इंडिविजुअल, इसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली असेस्ड, सो वी डू नॉट कंपेयर, इसमें कंपेयर नहीं करते, ठीक। सो कंपेयर इसमें नहीं करते और इसमें कंपेयर करते हैं। तो अब आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये आप पोस्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पोस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, select the alternative which consists of positive factor contributing to effectiveness of teaching। तो पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से है, नंबर 1 टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, टीचर नॉलेज इफेक्ट करेगा। उसके बाद टीचर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ना टीचर का इफेक्ट करता है ना स्टूडेंट का, ठीक, ये इफेक्ट नहीं करेगा। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, ये बिल्कुल इफेक्ट करेगा, ठीक, एक पॉजिटिव फैक्टर है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, टीचर की एबिलिटी बच्चों को खुश करने की या फिर बच्चों को प्लीज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक। और टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, प्लीज करने के लिए नहीं है। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, अब देखो टीचर क्या टू वे प्रोसेस है, तो टीचर पर्सनल, अगर तो इंडिविजुअल अटेंशन है तो इंडिविजुअल अटेंशन इज करेक्ट, तो वो करेक्ट है। तो पर्सनल कांटेक्ट कह रहा है, पर्सनल कांटेक्ट क्योंकि एक सोशल स्टडी जो है अपनी वो एक सोशल एक्टिविटी है, तो पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अगर इंडिविजुअल अटेंशन आता तो यहाँ पे वो करेक्ट था। नेक्स्ट वन है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, तो टीचर इतना कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि क्लासरूम को मॉनिटर और मैनेज कर सके, ठीक, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट है A, C और F, A, C और F ये अपने करेक्ट है, मतलब फोर्थ वन इज राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, अब हमें डिसलेक्सिया करना है, डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस। और अगर हम बात करें बिहेवियरल डिसऑर्डर की तो ये तो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। और रेटिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब राइटिंग डिसऑर्डर भी कर लेते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं हम डिसग्राफिया, ठीक। और कई बार क्वेश्चन आता है अगर मैथ्स की प्रॉब्लम है, बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया बोलते हैं हम मैथ्स की प्रॉब्लम या फिर कैलकुलेशन डिसऑर्डर को। तो जो डिसलेक्सिया है इसका सीधा है रिलेशन, दैट इज रीडिंग डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, below the given two columns, column A present method of teaching and column B present focus of a method, कि कौन सा टीचिंग मेथड कहाँ फोकस करता है। सबसे पहले कोलैबोरेटिव मेथड, उसके बाद कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट और टीम टीचिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव का मतलब। देखो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ही ग्रुप्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है कोलैबोरेटिव, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है कोऑपरेटिव मेथड। कोऑपरेटिव मेथड में क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स के स्टूडेंट्स, डिफरेंट लेवल्स के स्टूडेंट्स एक ग्रुप में उनको फॉर्म किया जाता है। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड लेवल ऑफ एबिलिटी आर अरेंज इनटू ग्रुप्स में अरेंज किए गए हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से आया है, थ्योरी आपने बीएड में पढ़ी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक, तो वहाँ से आई है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि लर्निंग्स अकर होती है जहाँ पे लर्नर एक्टिवली एंगेज्ड होता है लर्निंग प्रोसेस में, सो वेयर लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग में या फिर नॉलेज में वहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। टीम टीचिंग का मतलब यही है कि टीम एक एक्सपर्टाइज या फिर स्किल टीचर क्या कर रहे हैं,
टीच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोलैबोरेटिव मेथड देखें। कोलैबोरेटिव मेथड नंबर 1, इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं, दैट इज स्टूडेंट एज अ क्रिएटर ऑफ द नॉलेज। तो सेकंड दैट इज डी। उसके बाद फर्स्ट का सेकंड किसी में नहीं आ रहा। उसके बाद कोऑपरेटिव मेथड। कोऑपरेटिव मेथड अगर हम बात करें, दैट इज व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ ईच अदर टू लर्न, वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, हेल्प ईच अदर टू लर्न। एंड नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट वही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक। सो व्हेन स्टूडेंट शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। और लास्ट में रिमेनिंग दैट इज व्हेन एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन टीचिंग, दैट इज टीम टीचिंग। Okay, next one is question 10. Successful communication in classroom teaching is. Classroom teaching वही कम सक्सेस है जो टू वे है मतलब इंटरेक्टिव है, ठीक। अब तो कह रहे हैं इंटरेक्टिव, ट्राइडिक आ गया, 3, एक में टीचर, एक में स्टूडेंट, एक में कंटेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो मेन है वो है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, टू वे, मतलब जवाब देना। कोई भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो ऊपर अंदर से मतलब आपको आंसर ही मिलेगा, रेसिप्रोक करेगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस। तो सीसीई में क्या कुछ आता है। नंबर 1, इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स। कभी भी स्टूडेंट सेंट्रिक से बाहर सोचना ही नहीं है, जितना भी सोचना है स्टूडेंट सेंट्रिक सोचना है, तो वर्कलोड तो स्टूडेंट पे आना ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। नेक्स्ट वन, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। देखो मार्क्स विद ग्रेड्स में इसने रिप्लेस किया है इसको, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम सीसीई ग्रेडिंग सिस्टम करता है। उसके बाद इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक, को करिकुलर एक्टिविटीज और एकेडमिक्स दोनों को ही ये इंक्लूड करता है। डी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। एग्जामिनेशन का डर है, फोबिया है, स्टूडेंट सेंट्रिक सोचना है, ठीक। तो क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा जो एग्जामिनेशन का डर है उसको भी। तो यहाँ पे बी सी डी दैट इज फोर्थ वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन असेस्ड द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, ठीक है, एट द बिगिनिंग। फॉर्मेटिव जो है, फॉर्मेटिव कहाँ होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तो ये करेक्ट है। कंटिन्यूअस फीडबैक। डायग्नोस्टिक होता है जब यहाँ पे कुछ रेमेडियल हमने लेनी हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज आर कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट लर्निंग। सबसे पहले मीनिंग समझो डायरेक्ट मीनिंग का। डायरेक्ट मीनिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द टीचर। जहाँ पे टीचर की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, लर्नर कहाँ सीख रहा है, सोर्स जो है, सोर्स से डायरेक्टली सीख रहा है लर्नर, ठीक। सोर्स से डायरेक्टली सीख रहा है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ टीचर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लर्निंग। सबसे पहले टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग। अगर टीम में ही टीचिंग होगी या फिर लेक्चर होगा तो वो डायरेक्ट लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। सोर्स से वो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये वाला ए नहीं हो सकता। उसके बाद है नेक्स्ट सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। स्टिमुलेशन करेगा या फिर एक रोल प्लेइंग करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, खुद रोल प्ले कर रहा है और रोल प्ले से ही कुछ सीख रहा है, तो रोल प्लेइंग खुद ही सीख रहा है वो, ठीक है, सेल्फ लर्निंग है, तो ये वाला भी करेक्ट है, होगा, डायरेक्ट लर्निंग है। उसके बाद लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स। लेक्चर कहीं से सुन रहा है, चाहे ऑडियो है या फिर ऑडियो विजुअल है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स ही है, खुद सोर्स से जाके नहीं कर रहा, तो यहाँ पे किसी के थ्रू सुन रहा है, तो ये भी ऐड नहीं होगा। थर्ड वन, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद जहाँ इन्वॉल्वमेंट है वही डायरेक्ट लर्निंग होगा। सो पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये ऐड बिल्कुल होगा। नेक्स्ट वन इज मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। अब ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है सेल्फ डिस्कवरी। और मूक की फुल फॉर्म एक बार नेट में भी आई थी कि मूक की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक। और इससे रिलेटेड अगर आप देखो तो मूक ऑनलाइन कोर्सेज जो स्वयं प्रभा पोर्टल है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज
मिल भी जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो ये MHRD के थ्रू ये रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ पे मूक एंड ह्यूरिस्टिक्स बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद F इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन कह रहा है, इंटरेक्शन कह रहा है किसी के साथ। अगर किसी के साथ इंटरेक्शन होगा, अगेन इंटरेक्शन में क्या होगा, हम लोग कोई ना कोई इंटरेक्शन, चाहे टीचर के साथ इंटरेक्शन है तो किसी से सीख रहा है, वो सोर्स से नहीं सीख रहा, ठीक। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा B, उसके बाद D, उसके बाद E। सो BDE दैट इज A1 इज A अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब आपको कॉग्निटिव एबिलिटी कहाँ से मिलेगी, यह ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने डिस्कस की थी 1956 में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप डिटेल में कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन ही यही बनेंगे क्वेश्चन। तो पूछ रहा है हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी। तो हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है ये हायरार्किकल लेवल होता है, ये 5-6 भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 सबसे पहले आता है नॉलेज, सबसे नॉलेज होती है सबसे लोएस्ट लेवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, क्योंकि जो लर्निंग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, एक कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन, उसके साइकोमोटर। तो जो कॉग्निटिव है वो हमारा मेंटल एबिलिटी स्किल से जुड़ा है, पहले नॉलेज, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिस, फिर उसके बाद सिंथेसिस, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक। तो इवैल्यूएशन जो है अपना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है, इवैल्यूएशन। और अगर हम बात करें नॉलेज क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल, ठीक। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को लोएस्ट लेवल माना जाता है। तो इसको डिटेल में अगर करना है आपने, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप जरूर पढ़ लेना। ओके, 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट इम्पैक्ट टीचिंग को, टीचर को इफेक्ट नहीं करती। नंबर 1 टीचर नॉलेज इम्पैक्ट करेगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, बिल्कुल करेंगी इफेक्ट। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ये कभी भी इफेक्ट नहीं करता। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी इफेक्ट करेगा। तो जो नहीं करेगा वो है अपना 3rd। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। टीचिंग एड्स हम जितने भी यूज करते हैं उनमें से कौन से करेक्ट है। नंबर 1 दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो, अगर हम कोई चीज़ देख के करते हैं तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, तो यहाँ भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम आएंगी। उसके बाद दे हेल्प स्टूडेंट टू लर्न बेटर, स्टूडेंट बेटर लर्न कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल टीचिंग एड्स इंटरेस्टिंग ही बनाती हैं सिस्टम को या फिर लर्निंग को। उसके बाद दे एनहेंस रोट लर्निंग होता है जब हम रट्टा लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन हम कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव ये नहीं है टीचिंग एड का, तो D नहीं है। तो ABC दैट इज सेकंड, ABC इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। देखो, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, जब भी ग्रेडिंग होता है या फिर हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं, उनके मार्क्स डिसाइड करते हैं, तो एक टेस्ट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ठीक। सो मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ जॉब, स्पेसिफिक जॉब, नो। सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ कोर्स, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे प्लेसमेंट टेस्ट होगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, या ये भी नहीं। असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक टेस्ट लेते हैं कि उसकी कितनी लर्निंग इनहेंस हुई है, उसको हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो टीचिंग एड्स से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पिछले कुछ UGC नेट एग्जाम्स में। तो नंबर 1 अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, अट्रैक्टिव है टीचिंग एड्स, काफ़ी अटेंशन को काफ़ी अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स के। नंबर 1 मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लास। देखो, क्लासरूम जो इनडिसिप्लिन है वो तो डिपेंड करता है मैनेजिंग स्किल ऑफ टीचर पे, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, ठीक, वो भी ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन दी लर्निंग टास्क, ये भी ठीक है कि जो लर्निंग है वो इफेक्टिवली एंगेज्ड हो पाएंगे बच्चे, व्यस्त रहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब ये 3 जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, ठीक। तो इनमें से भी जो बेस्ट है वो क्या है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि लर्निंग आउटकम तभी हमें अच्छे मिलेंगे लर्निंग आउटकम्स जब इफेक्टिवली एंगेजमेंट होगी बच्चों की, और दूसरा
जो सेशन है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, मतलब स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे या फिर अट्रैक्ट रहेंगे उस टीचिंग एड्स के साथ, ताकि उनका अटेंशन वहाँ पे बना रहे। तो जो थर्ड वन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग भी पढ़ लेना, स्पेशली इसको क्या करना, गूगल सर्च करना लेवल ऑफ टीचिंग। जो लेवल ऑफ टीचिंग इसमें आपको मिलेगा हार्वर्टियन प्लान उसको बोलते हैं, मतलब प्रोफेसर हार्वर्ट की लेवल ऑफ टीचिंग्स। तो उन्होंने क्या बोला है, लेवल ऑफ टीचिंग इन्होंने बोला है 3 लेवल ऑफ टीचिंग होती हैं। नंबर 1 पे आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, नंबर 2 पे आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और थर्ड नंबर पे आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक, ये 3 इन्होंने लेवल दिए हैं। लेकिन जो मेमोरी लेवल है इसमें रोट लर्निंग होती है, मतलब इसमें रट्टा लर्निंग होती है, सिर्फ मेमोराइजेशन करते हैं हम कॉन्सेप्ट को। तो इसमें जो इसमें टीचिंग्स है वो क्या है, फ्रूटफुल या फिर थॉटफुल नहीं रहती, ठीक है, वेरी लेस। और इसमें जो है वो थॉटफुल होती है स्टडी अंडरस्टैंडिंग में। और इसमें जो है अपर लेवल की थिंकिंग इसमें इन्हेंस होती है, अपर लेवल की रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक, तो जो डिफ्रेंसिएशन है वो लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तभी होगी जब बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, इंटरेक्शन उनका तभी बढ़ेगा जब कोई कंटेंट इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग तभी होगा, लेक्चर मेथड से कोई इंटरेस्ट कभी भी नहीं आता। ठीक, तो ये सीनियर लेवल पे जब आप कॉलेजेस में होते हो तो लेक्चर मेथड चलता है वहाँ पे। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको दिखा के कर रहे हैं, कुछ शोइंग। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, जो लर्निंग हो रही है वो कुछ शो करके, ठीक, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके, कुछ दिखा के। तो ये मेथड बिल्कुल ठीक है। इंडक्टिव मेथड में पहले हम एग्जांपल्स देते हैं, तो ये भी इंडक्टिव मेथड भी यूज़ होता है। और टेक्स्ट बुक मेथड हम बिल्कुल इसको लो मेथड मानते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड को, कि टेक्स्ट बुक में से ही देख देख के पढ़ाना। ठीक, तो ये 2 मेथड तो नहीं हो सकते। तो इंडक्टिव मेथड भी क्या है, एक पार्टिसिपेशन लेके आता है और डेमोन्स्ट्रेशन भी, लेकिन इंडक्टिव से ज़्यादा मेथड जो यूजफुल है वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो जो 4 इवेल्युएशन किए थे उसमें से चौथा है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग करेगा, तो ये प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट इवेल्युएशन। लर्निंग प्रोग्रेस फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करेगा, तो ये फॉर्मेटिव हो जाएगा। और डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स करेगा तो ये समेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ द परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कॉजेज ऑफ जितने भी उस डिफिकल्टीज के कॉजेज हैं वो, और उनको रेमेडीज देना। क्वेश्चन नंबर 22, CIET स्टैंड फॉर। तो CIET ये डिफाइन करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। ठीक, तो ये 1984 में सेटअप हुआ था, सेटअप किया था MHRD ने। ठीक, और ये अभी NCERT के अंदर वर्क करती है। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो लर्निंग की है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर आपने कभी भी लर्निंग की मीनिंग की हो तो मीनिंग यहीं से बनती है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ओके, अब बात करते हैं असर्शन की। क्योंकि असर्शन और रीजन जब भी आते हैं तो पहले स्टेटमेंट समझो। जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, पहले ये क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल टीचिंग्स इम्प्लाइज लर्निंग। ये हमने पहले भी किया था, जितनी भी टीचिंग्स हैं उनका मतलब क्या है, वो कहाँ से आती हैं, लर्निंग से ही आती हैं। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ऑल जितने भी टीचिंग है उनका मतलब है लर्निंग है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लर्निंग टू बी, अब इसका रीजन क्या दे रहा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। कह रहे हैं जो लर्निंग है वो यूजफुल तभी होगी जब कहाँ से आएगी, टीचिंग से आएगी। बल्कि ऐसा नहीं है, लर्निंग तो आप कहाँ से ले सकते हो, आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो, मतलब आप खुद सोर्स से भी टीच करते हो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ टीचर। तो ये कह रहा है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम, मस्ट बी कहाँ से डिराइव होनी चाहिए, टीचिंग से, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये रीजन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे बहुत ANR करेक्ट, ट्रू ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और A इज फॉल्स ये भी गलत है, सिर्फ ये वाला ट्रू, A इज ट्रू जो
असर्शन है वो ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आज का। असर्शन है द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है, जो हायर एजुकेशन का मेन मोटिव ही यही है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस करना। अब उसका रीजन क्या है मेन? दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। अब इन एबिलिटीज को मतलब क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक अच्छी सी जॉब मिले। रीजन इसका है दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, देखो हम स्टडी तो इसीलिए कर रहे हैं कि एक अच्छी जॉब मिले, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या ये रीजन करेक्ट है? तो रीजन करेक्ट है, देखो रीजन करेक्ट यहाँ पे नहीं है। क्यों? इसका मेन रीजन ये है दीज एबिलिटीज इंश्योर, ये जितनी भी एबिलिटीज हैं इंश्योर करती हैं 100% कि हमें जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। ऐसा 100% नहीं होता कि अब जो हम एजुकेशन लेते हैं वो सिर्फ जॉब के लिए लेते हैं, कई अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एजुकेशन लेते हैं। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बल्कि जो बहुत स्टेटमेंट ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन या रीजन इसका करेक्ट नहीं है। ठीक, सो बहुत ए एंड आर मतलब ए एंड असर्शन और रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे दो, सेकेंड वन इज करेक्ट। सो आज हमने डिस्कस किया 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो होगा 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक, विद डिटेल्ड एनालिटिक्स। तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।